और आइए शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से। कोरोना के कम होते मामलों के बीच अगर आप मास्क पहनना छोड़ चुके हैं तो यह खबर आपके लिए है। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते चीन ने अपने एक शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कई देशों में कोरोना का ग्राफ अब तेजी से ऊपर बढ़ने लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए कि दुनिया भर में कैसे कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है। देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते दिन के ही आंकड़े देखें तो 24 घंटे में 13 लाख से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन में एक दिन के अंदर 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 2 साल में एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। इसके चलते चीन के शेनज़ेन शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के साथ यहाँ रहने वाले 1 करोड़ 7 लाख लोग घरों में कैद हो गए हैं। उधर शंघाई में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चीन ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मामले तेजी से बढ़े हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मामले दक्षिण कोरिया से सामने आए हैं। यहाँ 24 घंटे के अंदर 3 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि वियतनाम में 2,09,000 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं जर्मनी में 73,000, फ्रांस में 43,000, इटली में 50,000 और रूस में 43,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। दुनिया भर में लगातार कोरोना के मामलों में उछाल नजर आ रहा है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के 45 करोड़ से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 39 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। चिंताएं इस बात की हैं कि कोरोना के एक्टिव मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। दुनिया भर में कोरोना के कुल एक्टिव केस 6 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं, यानी 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि दुनिया भर में अब तक कोरोना के 60 लाख से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ऐसे हालात तब हैं जब दुनिया भर में ज्यादातर देशों में कोरोना वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज भी नागरिकों को लगाई जा रही है। यही नहीं, कई देशों में वैक्सीन की 4थी डोज भी लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद केसों का बढ़ना एक खतरे का संकेत है और इससे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है, मास्क पहने और सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक तरफ जहां दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं भारत में कोरोना के केसेस कम होने का सिलसिला भी जारी है। ये राहत की बात। बीते दिन की अगर बात करें तो कोरोना के 2503 नए केसेस सामने आए हैं और इसी दौरान 27 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मई 2020 के बाद ये पहली बार है जब देश में इतने कम केसेस दर्ज हुए हैं। इससे पहले 1 मई 2020 को 2394 केस दर्ज किए गए थे। एक्टिव केस भी लगातार घट रहे हैं। 36,000 के आसपास सिर्फ एक्टिव केसेस की संख्या रह गई है। कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो देश में अब तक 4 करोड़ 29 लाख केस सामने आए हैं। हालांकि इनमें से 4 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 5,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इस बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि अब 12, 13 और 14 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है। और ये वैक्सीन जो मौजूदा 2 वैक्सीन हैं, यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उससे अलग है। तो ये किन किन बच्चों को लगेगी, कब से लगेगी, क्या क्या इसकी प्रक्रिया होगी, ये आपको विस्तार से समझाते हैं और थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करेंगे। ज़रा पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि दरअसल 16 मार्च से किन किन बच्चों को वैक्सीन लगेगी और किस किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो देखिए, पहला, कौन लगवा सकता है वैक्सीन? ये पहला सवाल अगर आपके जहन में है तो 12, 13 और 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ये वैक्सीन लगेगी। और अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि फिर 12, 13, 14 साल के जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाली जाएगी, तो देखिए 2008, 2009, 2010 इन सालों में जो जो बच्चे जन्मे हैं उनको वैक्सीन ये लगने वाली है। इसके अलावा अब कौन सी वैक्सीन लगेगी ये भी जान लीजिए। तो ये वैक्सीन है बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स। इस वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स और ये वैक्सीन अब बच्चों को लगेगी, 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। वैक्सीन को फरवरी में दरअसल मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन रोल आउट अब इसे 16 तारीख से किया जाएगा। और इस तरह से जो एक लंबी डिमांड रही है कि 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगाई जाए, उनके लिए ये एक बड़ी खबर। कोर्बेवैक्स
इंटरमस्कुलर वैक्सीन है और ये वैक्सीन जो है ये इंजेक्शन के जरिए शरीर में डाली जाएगी और इस तरह से ये बच्चों को इम्यून करेगी। और कितनी डोज है ये भी समझ लीजिए, वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी। जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोजेज हैं, उसी तरह इसकी भी 2 डोजेज होंगी। अंतराल जो होगा 2 डोजेस के बीच में, वो भी समझ लीजिए 2 डोज के बीच में 28 दिन का अंतर होना जरूरी है। तो एक वैक्सीन जो फर्स्ट डोज, उसके 28 डेज के बाद सेकेंड डोज लगाई जाएगी। इसके अलावा कितनी सुरक्षित है ये वैक्सीन, अगर आपके मन में ये जहन में ये सवाल है तो देखिए, वैक्सीन के लिए जो लोकल रिएक्शन की जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो बेहद कम है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है जो लोकल रिएक्शन है वो नेग्लिजिबल है। इसके अलावा वैक्सीन नोवावैक्स के समान ही प्रभावी है। नोवावैक्स किस तरह की प्रभावी थी ये भी आप देख लीजिए। जो गंभीर रूप से जो बीमार हो जाते हैं, जो गंभीर स्थिति में पहुंचते हैं, उसमें 100% नोवावैक्स जो है वो कारगर बताई जा रही थी। और अब कोर्बेवैक्स भी बिल्कुल नोवावैक्स की तर्ज पर ही पूरी तरह से सेफ, रिएक्शंस बिल्कुल कम। तो अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए जो अब वैक्सीन का इंतजार हो रहा था, उसकी घड़ियां खत्म हुई और 16 मार्च से 12, 13 और 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए लगेंगी ये वैक्सीन। और अब मेरे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा दें, जरा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, जो कि वेदांता हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि दिल्ली वैक्सीन कमेटी के मेंबर भी हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे मैम। 12, 13 और 14 साल के बच्चों के लिए एक राह देखी जा रही थी, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बहुत ज्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप में आते हैं। सबकी सवाल यही थे कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। कितना इंपॉर्टेंट अब आप मानती है मैम 12 से 14 साल के बच्चों का इस कैप में आना? जी, एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिबेट वर्ल्ड वाइड चल रहा था कि बच्चों में इतनी ज्यादा सीवियरिटी नहीं है तो क्या उनको वैक्सीन देना चाहिए। लेकिन इस डिबेट का आंसर पब्लिश जो जर्नल्स में हुआ है, उसके हिसाब से यही माना जाता है कि आपको किसी भी चीज देखने होते हैं। जो वैक्सीन है वो सेफ है, तो जो बेनिफिट्स उसके हैं वो बेटर है। और जो रिस्क इवन अगर थोड़ा है, जो दूसरे चीज है जैसे कि लॉकडाउन, क्वारंटीन और न्यू वेरिएंट्स का आना, ये सारी चीज अगर हम बच्चों को नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो कम्युनिटी में रह जाएगा और हम इस चीज से दूर नहीं रह पाएंगे। तो अगर हमें ये सबसे दूर रहना है तो हमें बच्चों को वैक्सीन देना अनिवार्य है। और उसके साथ रिस्क बेनिफिट रेशियो में जिस वैक्सीन की आपने बात की है, उसका एक्सपीरियंस बच्चों में हमारे पास बहुत है। बिकॉज जो हम हेपेटाइटिस वैक्सीन लगाते हैं वो एक तरीके की रिकमेंडेड वैक्सीन है, जो ये बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन आई है। और 7 करोड़ ऑलमोस्ट इस उम्र में बच्चे हैं और 5 करोड़ सुना है कि ऑलरेडी ये वैक्सीन गवर्नमेंट को दे दी गई है, जो सारे स्टेट्स में बांट दी गई है। तो इससे मुझे बेहद खुशी है कि ये ग्रुप भी कवर होएगा और आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे छोटे बच्चे भी कवर कर पाएंगे। एब्सोल्युटली 7 करोड़ की तादाद 15 प्लस को तो ऑलरेडी लग ही रही है। 15 to 18, उससे ऊपर के भी लोगों के लिए ऑलरेडी थी, लेकिन अब 12 प्लस बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन आई है। डॉक्टर भाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, और खास तौर से जब मैं डेटा पढ़ रहा था कि बहुत ज्यादा लोकल रिएक्शंस की खबरें नहीं है, सेफ है, आराम से माँ बाप, पेरेंट्स रिलाय कर सकते हैं इस वैक्सीन पर, निश्चिंत हो सकते हैं कि इस इंजेक्शन को लेने के बाद कोई खास साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा जो अगर आप बात करें, पेरेंट्स को खैर सेफ्टी कंसर्न रहते हैं वैक्सीन को लेकर। जिस तरह से अभी कोवैक्सीन को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, हमारे 15 प्लस के जो भी बच्चे रहे हैं उसमें काफ़ी स्पीड अप रहा था वैक्सीनेशन ड्राइव। और अभी अगर थोड़ा पेरेंट्स को इस चीज़ को लेके कंसर्न रहते भी, तो उनको ये बताना चाहेंगे हम कि जो ये सब यूनिट वैक्सीन होती है, प्रोटीन सब यूनिट, ये फंडामेंटली इन वैक्सीन को काफ़ी सेफ माना जाता है। तो एक तो बिल्कुल निश्चित होके इसको लगवा सकते हैं, और दूसरा रही बात इसकी एफिकेसी वगैरह की भी हम बात करें तो इसकी एफिकेसी भी जिस तरह से हमने अगर इसकी जो फेज 2 ट्रायल डेटा के अंदर या इसकी जो कंपैरेटिवली स्टडीज हुई है उसके अंदर भी इसकी काफ़ी अच्छी एफिकेसी देखी गई है। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर इसकी 90% के करीब एफिकेसी है। डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी इसकी 80% से अबव एफिकेसी है।
तो एफिकेसी को लेके भी किसी तरह का कोई कंसर्न नहीं है। और इसके अलावा फेज 2 ट्रायल डेटा के अंदर एक और जो बात सामने आई है कि इसकी सेकेंड डोज लगने के बाद 6 मंथ के बाद भी जो एंटीबॉडीज का डिक्लाइन है वो लगभग 30% के करीब है। तो मतलब जो एंटीबॉडी टाइटर्स है वो भी लंबे समय तक रहेगी। तो ये इस वैक्सीन के काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं। और जैसे हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलरेडी स्कूल्स में भी चल रही है, तो स्कूल्स अथॉरिटीज़ की भी कई बार और पेरेंट्स की भी इस तरह की इंक्वायरीज रहती है कि बच्चे एक घर में एक बच्चा इस एज ग्रुप में फॉल करता और एक बच्चा आपका 15 से, तो एक बच्चे को लग गई एक बच्चे को नहीं लगी है। तो आई थिंक पेरेंट्स तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मुझे लगता है इसको भी रोल आउट होने में किसी तरह की ग्राउंड लेवल पर कोई प्रॉब्लम आनी नहीं थी, क्योंकि जो इस वैक्सीन का लॉजिस्टिकली जो रोल आउट करना है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है। और जो ड्यूरेशन वगैरह है, जैसा अभी आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि वही सेम 28 डेज का है। तो आई थिंक ये सक्सेसफुली रोल आउट हो जाएगी वैक्सीन। ऑलराइट डॉक्टर नीलम, मैं थोड़ा सा क्योंकि आप लोगों से चर्चा जब हमने शुरू की उससे पहले हमने कुछ रिपोर्ट्स बताई हैं जिसमें हमने चाइना का हवाला दिया है, हांगकांग के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, साउथ कोरिया में भी अब हम देख रहे हैं कि सर्ज वापस लौट रहा है। इनफैक्ट साउथ कोरिया में तो एक दिन में 3 लाख 3.5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं। आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस क्या है? आपकी फ्रेटर्निटी में क्या बातचीत हो रही है? बच्चों के साथ साथ मैं बड़ों के लिहाज से पूछूंगा, क्या वापस कोरोना आएगा मैम आगे? देखिए, ऐसे है कि जो अभी स्टडीज बताती हैं कि इम्यूनिटी ये वीन ऑफ हो जा रही है, बिकॉज जो वैक्सीन हमने इस्तेमाल की थी पहले उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। तो इसीलिए जिनको बूस्टर डोज मिले थे उसमें क्लियरली बताया गया था कि जिनको बूस्टर डोज मिले उनका इन्फेक्शन बहुत माइल्ड था और मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम थी। तो इसीलिए अगर आप चाइना और उनकी बात कर रहे हैं, अगेन उनकी इम्यूनिटी लेवल्स कम हो गए हैं। तो जो गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया कि एवरीबडी अबव 60, ये नहीं कि कोमॉर्बिडिटी हो, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिसीजन। और मेरे हिसाब से जैसे हम वर्कर्स लगाए थे जनवरी 16 एंड देन फरवरी, तो हमारी इम्यूनिटी भी कम हो चुकी थी। देयरफॉर वी आर वेरी पर्टिकुलर कि सबको बूस्टर डोज लगाया जाए। तो आई थिंक एक्सपीरियंस फ्रॉम द वर्ल्ड से यही समझा जा रहा है कि ये वैक्सीन को हमें बूस्टर लगा के ही जीना होगा अभी, जब तक हम इसके वेरिएंट्स इतना कम ना कर दें कि ये एक जैसे फ्लू जैसे वैक्सीन इन्फेक्शन बन के रह जाए। तो अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरीके से हमने ड्राइव की है इंडिया में, अगर उस ड्राइव को देखें और हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रांग रहे तो मेरे हिसाब से सिवियर न्यू वेव नहीं आएगी। अगर होगा भी तो वो माइल्ड होगा जो हम लोग टैकल कर पाएंगे और इतनी बुरी स्टेट डेल्टा जैसे नहीं जाएगी। ये मेरा और काफी एक्सपर्ट्स का यही सोचना है। बट अगर कोई कहे कि उसको कोविड के बारे में सब कुछ पता है तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये मोस्ट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेस्ड ऑन द इम्यूनिटी, बेस्ड ऑन द नीड फॉर रिपीट वैक्सीनेशन एंड बूस्टर्स, और ये जो मैं नई बात बताना चाहूंगी कि ये जो वैक्सीन है दिस इज वेरी गुड, बिकॉज इसके बारे में हमारा एक्सपीरियंस इसके बारे में बहुत अच्छा है, बिकॉज ये प्रोटीन सब यूनिट रिकमेंडेड सेफ्टी चिल्ड्रन एंड ऑल्सो स्टडीज में रिजल्ट्स इनफैक्ट कोविशील्ड से भी अधिक बताए गए, लाइक 80 and 90% रिजल्ट्स विद डेल्टा वेरिएंट में भी 80% बताए गए। ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन के बारे में नहीं है। तो आई एम वेरी होपफुल। जिस तरीके से इंडिया एक वैक्सीन हब बन चुकी है और ये वैक्सीन का कॉस्ट अगर आप देखें 2 doses आर गोइंग टू बी लेस देन 400, तो ये इज अ वेरी गुड वैक्सीन इवन फॉर लेटर ऑन। एंड जिस तरीके से इंडिया इज बिकमिंग अ हब फॉर मेकिंग वैक्सीन्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें इतनी मुश्किलें नहीं होंगी, प्रोवाइडेड जनता हमारे साथ देगी, जनता वैक्सीन्स को एक्सेप्ट करेगी, और दैट्स हाउ इट डिपेंड्स। बिल्कुल मैम, और अब तक जो हमारी जर्नी रही है और जो कोऑर्डिनेशन रहा है सरकारी तंत्र और आम जनता का जो जन भागीदारी रही है वो बहुत ही उत्साहित कर देने वाली है, शानदार रही है ये जर्नी। आगे भी हमारी ये यात्रा चलती रहेगी, ये उम्मीद करते हैं। डॉक्टर समीर,
आप किस तरह का अब आने वाला समय देखते हैं, खासतौर से बच्चों के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब हम वैक्सीन ले आए हैं, आने वाला वक्त किस तरह का रहने वाला है? क्या अब हमें, जैसा मैम कह रही हैं, कि अब मान लेना चाहिए कि शायद फ्लू की तरह, ये सीजनल फ्लू की तरह अब कोविड हमारे बीच में ही रहेगा और हमें इसी तरह से जीना सीख जाना चाहिए? देखिए, इसमें जिस तरह से हम जो फ्लू की बात करें, जो एंडेमिक की बात करें, इसमें एक चीज़ अभी फ़िलहाल देखने वाली है, जैसा हम बात भी कर रहे हैं शुरू से, कि भई ग्लोबल वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर अभी वैक्सीनेशन रेट उस तरह से नहीं हुआ है जिस स्पीड से होना चाहिए। बाकी अगर आपने अभी जो डेटा दिखाया जिन कंट्रीज़ का, हालाँकि उन कंट्रीज़ के अंदर वैक्सीनेशन फिर भी ठीक है, बट जिस तरह से अभी मैडम भी बता रही थी कि इम्यूनिटी लेवल उनका काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से जो है इस तरह का इन्फेक्शन देखा जा रहा है। यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है कि हमें किसी भी नई तरह के वेरिएंट के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के लिए जैसा हम देख भी रहे हैं कि जो हमारा स्पेसिफिकली ग्रुप है जिनको ज़रूरी थी वैक्सीन, उस ग्रुप को वैक्सीनेशन उस तरह से लग गया है। ग्लोबली वैसे बच्चों में डेटा देखे भी हम, वर्ल्ड वाइड भी, तो उस तरह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ नहीं देखी गई है। तो बच्चों के लिए उस तरह की खैर उतनी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, बट ये ज़रूर था कि पेरेंट्स को और जो है स्कूल अथॉरिटीज़ को उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि स्कूल काफ़ी टाइम से ठीक तरीके से ओपन नहीं हो रहे थे, कभी ओपन हो रहे थे, कभी क्लोज हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। तो मैं समझता हूँ ये वैक्सीनेशन अब जो 12 से 18 साल का बच्चों का एज ग्रुप कंप्लीट कवर हो जाएगा, तो उसके बाद जो स्कूल ओपनिंग वाला प्रोसेस है वो खैर कंटिन्यू रहेगा और पेरेंट्स को भी काफ़ी इसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। जी डॉक्टर नीलम, अब चूंकि 16 मार्च से ये वैक्सीन बच्चों के लिए रोल आउट हो जाएंगी, 12, 13 और 14 साल के लिए, जो इससे ऊपर के जो पेरेंट्स हैं उनकी तमाम शंकाओं को हमने आपके माध्यम से भी दूर करने की कोशिश की। ऐसे पेरेंट्स जो 16 मार्च से अपने 12, 13, 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे, उनके जहन में होगा कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद अगर बुखार आ गया तो क्या करें, क्या सिंपल पैरासीटामोल दे दें या फिर डॉक्टर की देखरेख में ही उनको दवा लेनी होगी? क्या सलाह देंगी मैम? बहुत अच्छा सवाल पूछा जी, थैंक यू फॉर दैट। और इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि देखिए, इस वैक्सीन के बाद आप अगर बुखार नहीं हो तो बिना उसके प्लीज पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल ना करें। ओनली अगर लगता है कि बुखार हो, जो चांसेस कम है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन से, तभी उनको पैरासीटामोल देना है, वो भी एक एक्सपर्ट से डोज पूछ के, बिकॉज बच्चों की डोज वेट बेस्ड होती है, इसीलिए अंदाजे से कोई गोली सिर्फ बिना एक्सपर्ट से पूछे नहीं देना चाहिए, यही मेरा कहना रहेगा। और सेकंड, हमने देखा कि 15 साल के ऊपर बड़ी अच्छी एक्सेप्टेंस आई थी पेरेंट्स में, बड़े अच्छे एंथुजियाज्म से गए थे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि सेम एंथुजियाज्म रहेगा, बिकॉज इस वायरस के बारे में अब पता है कि जैसे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसी 2 to 6 वीक्स में कभी रेयर करता है बच्चों में, लेकिन क्यों हम हमारे बच्चों को उसके लिए भी प्रिवेंट क्यों ना करें। इसीलिए ये सेफ वैक्सीन है, ये इफेक्टिव है। साइंटिफिक एक्सपर्ट से बातचीत करके ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इस वैक्सीन को इस टाइम पे एनरोल किया जाए। इसके बारे में आप निश्चिंत रहे और पूरी एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट करें, बिकॉज इसमें आपके बच्चे, हमारे बच्चे, देश के बच्चे, सबका भला है। एब्सोल्युटली मैम, ये सबके लिए भले की खबर, सबके लिए अच्छी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम मोहन, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर समीर भाटिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 16 मार्च से बच्चों के लिए वैक्सीन, 12, 13 और 14 साल के बच्चों के लिए। अगर आपके घर में भी इस एज ग्रुप की कैटेगरी का बच्चा है तो जरूर वैक्सीन लगाइए, पूरी तरह से सेफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा उसका रुख कर लें। कच्चे तेल में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में गिरावट पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, कितनी गिरावट दर्ज की गई है और कारण क्या रहे? ब्रेंट क्रूड में और WTI क्रूड की कीमतों में है। ब्रेंट क्रूड का भाव $105 के नीचे आ गया है, तो मतलब आप ये समझिए कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध छिड़ने के बाद जो दाम $140 के करीब गए थे, वो गिर के अब $105 के नीचे आ गए हैं। तो मतलब ये कि करीब करीब हाई से, हाल के हाई से
$35 की गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में आ चुकी है, ब्रेंट में आ चुकी है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण वजह हैं। एक तो ये कि जिस तरह से बार बार रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो रही है, कई दौर की बातचीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं मार्केट को ये लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव वहां से निकल कर आएगा, और अगर पॉजिटिव निकल के आता है तो जो रूस से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई घटने की आशंका थी वो कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि चाइना में देखिए लॉकडाउन लगा है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच। चाइना अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का कंज्यूमर है, लिहाजा अब वहां पर डिमांड घटने की बात हो रही है, वहां पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। और चीन में डिमांड घटने के साथ साथ दुनिया के कुछ और देशों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, इटली में, फ्रांस में, तो लिहाजा उन देशों में एक बार फिर से तेल की डिमांड कम होने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ रूस से सप्लाई घटने की आशंका कम हो रही है। तो ये दो बड़ी वजह है जिससे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि $85 से ऊपर, मतलब $80-85 से ऊपर जो भी प्राइस अभी आपको दिख रहा है कच्चे तेल का, ये वार का प्रीमियम है। तो अगर वार मान लीजिए पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कोई आधिकारिक ऐलान हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको एक बार फिर से 80-85 की रेंज में क्रूड का भाव दिख जाएगा। एब्सोल्युटली 3 मार्च के बाद आज 105 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और फरवरी के आसपास जो है 105 के ऊपर जाना शुरू हुआ था। 2014 के बाद से कहा जा रहा था कि ये सबसे बड़ी उछाल उसके बाद से है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि इंटरनेशनल संकेत इस तरह के आ रहे हैं जो प्रेशर कम कर रहे हैं, डिमांड घट रही है, और उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड के दाम $105 प्रति बैरल के नीचे 7% की तेज गिरावट इस वक्त दर्ज की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आपके ही हेल्थ से जुड़ी एक और रिपोर्ट का अब रुख कर लेते हैं। आजकल लिक्विड डाइट को लेकर चर्चा जोरों पर है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न की हार्ट अटैक से दुखद मौत के बाद लिक्विड डाइट पर सवाल उठने लगे थे। मौत से पहले कहा जा रहा है कि शेन वॉर्न भी लिक्विड डाइट पर ही थे। हालांकि मौत की वजह नेचुरल डेथ बताया गया है, यानी कि हार्ट अटैक, लेकिन कुछ लोग लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस तरह की क्रैश डाइटिंग या लिक्विड डाइटिंग पर शेन वॉर्न थे, क्या उसका कोई कनेक्शन है। सवाल यह है कि लिक्विड डाइट क्या है और लिक्विड डाइट आपके लिए कितनी ज़रूरी है, और बिना अगर डॉक्टरी देखरेख में, जानकारों की देखरेख में इस तरह की डाइट ली जाए तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हेल्थ को लेकर जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन जब ये जुनून बन जाए तो कई बार घातक साबित हो जाता है, खासकर ऐसे में जब मामला आपकी डाइट से जुड़ा हो। लोग एक झटके में अपना वजन कम करना चाहते हैं और इसके लिए बगैर डॉक्टर की सलाह के खान पान को लेकर खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। हम बात लिक्विड डाइट की कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद लिक्विड डाइट को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अपने आखिरी दिनों में शेन वॉर्न लिक्विड डाइट पर ही थे। तो क्या लिक्विड डाइट भी उनकी मौत की एक वजह हो सकती है? इसका जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन पहले यह समझना होगा कि लिक्विड डाइट है क्या और इसे लेने के लिए डॉक्टरी कितनी जरूरी है। लिक्विड डाइट का अर्थ है पूरी तरह से ठोस खाद्य पदार्थ छोड़ देना और पूरी तरह से लिक्विड डाइट पर निर्भर हो जाना। ज्यादातर लोग इसे वजन घटाने का एक सरल उपाय मानते हैं। इस डाइट में सूप, जूस, स्मूदी को आमतौर पर शामिल किया जाता है। इसकी खास बात यह होती है कि इसमें कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट काफी कम होता है। लिक्विड डाइट से कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, इसलिए ये वजन कम करने में मददगार साबित होता है। लेकिन बॉडी के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि वो लिक्विड डाइट के दौरान प्रोटीन और फाइबर की पूर्ति कैसे करें। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि इस डाइट को लंबे समय तक लेने से हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अगर आप भी इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इससे नुकसान की बात करें तो लंबे समय तक लिक्विड डाइट लेने से 1 हफ्ते के बाद ही शरीर थका हुआ महसूस करता है, मांसपेशियों में कमी आ जाती है और शरीर को सामान्य रूप से काम करने के लिए आंत, फेफड़े और लिवर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वहीं बगैर डॉक्टर की सलाह के लिक्विड डाइट से सिर दर्द, चक्कर आना, दस्त या कब्ज की भी समस्या आ सकती है। वहीं महिलाओं में एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ लिक्विड डाइट ही नहीं, कीटो, ग्लूटेन फ्री,
नो कार्ब जैसी कई डाइट्स हैं जो बिना डॉक्टर या जानकार की देखरेख में अपनाना लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल वजन घटाने के लिए एक्सट्रीम डाइट हल नहीं हो सकता। वजन कम करने के लिए संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरें। यूक्रेन पर रूस के ऐलाने जंग हुए 19 दिन हो चुके हैं। जंग का 19वां दिन और रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी बमबारी में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी के बीच दोनों ही देश बातचीत की टेबल पर भी बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात है और यहीं से कुछ पॉजिटिव संदेश दुनिया ले रही है। दोनों ही देशों के बीच बातचीत जारी है। यूक्रेन ह्यूमन कॉरिडोर और सीज फायर की मांग कर रहा है, तो वहीं रूस के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। उसने कहा है कि यूक्रेन बड़े शहरों पर संपूर्ण कब्जा करने की मंशा उसने अभी छोड़ी नहीं है। इस बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों के जवाब में नया कानून पास किया है। इस कानून के मुताबिक रूसी एयरलाइंस ने जिन विदेशी विमानों को लीज पर लिया है वे अब एयरलाइंस की प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री माटूज मोराविकी का रूस की संपत्तियों को जब्त करने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूस की संपत्तियों को पूरी तरह से फ्रीज किया जाए और उसे जरूरतमंदों की सेवा में लगाया जाए। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग हर दिन और खतरनाक होती जा रही है। इस लड़ाई में न सिर्फ यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है, बल्कि अब तक इस जंग की वजह से 27 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं, जहां उन्हें उम्मीद है कि वो बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 19वां दिन है। अब तक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव समेत तमाम बड़े शहरों पर हमले किए हैं। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। इतनी तबाही के बावजूद रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन में दाखिल होती जा रही हैं। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बेलारूस में भी रूसी सेना के कई जखीरे देखे गए हैं। बेलारूस के रास्ते भी रूस यूक्रेन की जमीन को हथियारों से भर देना चाहता है। रूसी सेना के काफिले की इन गाड़ियों पर अंग्रेजी में वी साइन बना है। इस दस्ते में रूसी सेना के भारी भरकम टैंक भी शामिल हैं। घातक हथियारों से लैस रूसी सेना की ये टुकड़ी यूक्रेन के किसी हंसते खेलते शहर को तबाह कर सकती है। ये तस्वीरें खार्किव के दरगाची की हैं, जहां रूस ने एक डोर फैक्ट्री पर हवाई हमला किया है। ये हमला कितना खतरनाक था, इसकी गवाही आसमान में उठता हुआ धुआं और आग की लपटें खुद दे रही हैं। इन टूटे हुए कमरों में कभी बच्चे पढ़ते थे। ये इमारत यूक्रेन के माइकोलीव के एक स्कूल की है, जो अब तबाह हो चुकी है और अपनी बर्बादी बयां कर रही है। युद्ध के चलते यूक्रेन से लोगों का पलायन भी तेजी से जारी है। जो लोग इस युद्ध के सामने सीना तान कर खड़े हैं, वो भूख, प्यास और जरूरी सुविधाओं से जंग हार जा रहे हैं। धमाके, विस्फोट और तबाही के बीच वो शांति भरा जीवन जीने की उम्मीद खो चुके हैं। इन लोगों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल हैं। नेताओं की जिद की जंग में आम लोगों के आशियाने क्यों तबाह होते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूसी हमले में यूक्रेन के लोगों के घर बार भी बर्बाद हो गए। बमबारी के बीच लोगों को मजबूरन पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूक्रेन में युद्ध की त्रासदी के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची अपने टूटे हुए घर में पियानो बजा रही है और दुनिया को संगीत के जरिए अपना दर्द सुना रही है। Не получается.
कीव में तबाही और दूसरी ओर दर्द, आंसू, गुस्सा, बेबसी, बिछोह, हर भावना पियानो की धुन पर निकल रही है। कीव की तबाही को समझना हो, यूक्रेनी लोगों की बेबसी को समझना हो, तो बस इसे देखिए, इस दर्द को महसूस कीजिए। ये कीव के एक रिहायशी इलाके का अपार्टमेंट है, जहां लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये फ्लैट पूरी तरह से हमले में तबाह हो चुका है। घर वालों को अब इसे छोड़कर जाना है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। बचा है तो सिर्फ एक पियानो और अंतहीन दर्द। घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है, वैसे ही जैसे जिंदगी बिखर गई है। एक एक सामान टूट चुका है, वैसे ही जैसे जिंदगी में खुशहाली और सुकून की डोर टूट गई है। बस बचा है तो बस पियानो और वो धुन जो इस उम्मीद को जिंदा रखे है कि सब ठीक होगा, जिंदगी फिर से पटरी पर आएगी और ये युद्ध खत्म होगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कल तक यूक्रेन के नागरिक थे, अब वो रिफ्यूजी हो जाएंगे। जो एक खूबसूरत घर में रहते थे, अब वो पलायन की जिंदगी किसी टेंट या किसी के भरोसे जिएंगे। कब तक पता नहीं। इस युद्ध ने इतना तोड़ दिया है कि अब वो आंसू नहीं बहा रहे, बस केवल पियानो की धुन बजा रहे हैं। पियानो की ये धुन मधुर भले ही हो, लेकिन चीख चीख कर सवाल कर रही है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात करते हैं बाजार की। तो आज बाजार में कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई है। लगातार 5वें कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। आज के कारोबारी दिन में बैंकिंग, ऑटो और आईटी शेयरों में खरीदारी हुई, तो रियल्टी, फार्मा और मेटल में मुनाफा वसूली दिखी। आज बैंकिंग शेयरों में अच्छा खासा जोश दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 936 अंक उछलकर 56,486 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 241 अंकों की तेजी के साथ 16,871 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी भी 766 अंक चढ़कर 35,312 पर बंद होने में कामयाब रहा। मार्केट में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला, किस तरह का एक्शन था, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए आज मार्केट का एक्शन। देखिए, हफ्ते की जो है दमदार शुरुआत होती हुई नजर आई। ग्लोबल मार्केट से देखें तो संकेत ठीक ठाक थे और भारतीय बाजार में देखें तो स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला। दिन के दौरान निफ्टी जो है 16,800 के पार निकला, उसके ऊपर की जो है क्लोजिंग आपको देखने को मिली। करीब 1.5% का उछाल यहां पर देखने को मिला। सेंसेक्स में देखें तो तकरीबन 2% और निफ्टी बैंक में भी काफी दिनों के बाद जो है 2% से ज्यादा की जो तेजी है वो आपको देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है एक्शन भरपूर था, लेकिन सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं निफ्टी के जिनमें अच्छी तेजी आई। इन्फोसिस देखे 4% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला। अच्छी खबर थी एचडीएफसी बैंक पर, यहाँ पर डिजिटल 2.2 का इनका जो प्रोग्राम था, इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे वो आरबीआई ने हटा दिए। 3-3.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। मारुति 3% चला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखें तो 3% की तेजी नजर आई। लेकिन ऐसे बाजार में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने बाजार पर हल्का सा दबाव जो है वो क्रिएट किया। इंडियन ऑयल 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ओएनजीसी 2% गिरा, क्योंकि कच्चे तेल में ऊपरी तरफ से जो मुनाफा वसूली आई है इसका एक रिफ्लेक्शन है। एचयूएल करीब 2% और टाटा मोटर्स में भी करीब 1% की जो गिरावट है वो आपको नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 17% का उछाल, इंगरसोल रैंड यहाँ पर देखें तो 14% की तेजी और बीएसई लिमिटेड ये स्टॉक जी बिजनेस पर जो है हम 400 रुपए से लगातार आपको रिकमेंड कर रहे हैं। 10 गुने से ज्यादा के रिटर्न आ गए। आज भी अगर आप देखें तो 11% के मूव, यानी करीब जो है 3,000 के पार ये स्टॉक जो है निकलता हुआ नजर आया। लेकिन जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर जो है सीईओ ने जो है रिजाइन किया, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट कट और डाउनग्रेड्स आए, इसका असर देखने को मिला। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी देखें तो एक सडन फॉल आया, 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। शोभा लिमिटेड है, इन्फीबीम एवेन्यूज में जो है गिरावट नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझ लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में जो है काफी बढ़िया तेजी आई। एचडीएफसी बैंक के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो जितने दिग्गज है बैंक से, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा,
यहाँ पर भी खरीदारी की नजर आई। IT स्टॉक्स में एक्शन भरपूर था, विप्रो, कोफोर्ज, TCS यहाँ पर हल्की खरीदारी का रुझान नजर आया। ऑटो स्टॉक्स में भी देखिए आज रफ्तार जो है दोबारा लौटती हुई नजर आई। भारत फोर्ज है, TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड यहाँ पर गेंस देखने को मिले, लेकिन रियलिटी स्पेस में जो है दबाव बरकरार देखने को मिल रहा है। शोभा करीब 6% की गिरावट यहाँ पर रही। DLF आखिरी 1 घंटे में यहाँ पर तेज गिरावट का रुझान देखने को मिला। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि जिस प्रकार से क्रूड में गिरावट आई है इसका एक असर है। और अंत में मेटल स्टॉक्स में भी देखें तो ऊपरी तरफ से हल्की बिकवाली आपको नजर आई। नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, JSW स्टील मामूली करीब 1 से 1.5% की गिरावट के साथ जो है बंद हुए। शुक्रिया आशीष। और चलिए फटाफट से जरा अमेरिकी बाजारों का हाल देख लेते हैं, वहां पर किस तरह के कारोबार की शुरुआत हो रही है। तो शानदार तेजी आप देखिए अमेरिकी बाजारों में भी लगभग 1.25% से के आसपास की तेजी। डाउ जोन्स में 410 अंकों की तेजी के साथ 33,358 पर कारोबार करता हुआ डाउ जोन्स। और अगर नैस्डैक आप देखें तो 44 अंकों की तेजी के साथ 12,887 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। और S&P भी 4239 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ। तो हरियाली के साथ अमेरिकी बाजारों की हुई है शुरुआत। ये है अमेरिकी बाजार का हाल। और मार्केट पर और ज्यादा एक्शन के लिए इस वक्त हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बाजार ने हफ्ते की शुरुआत तो शानदार की है, लेकिन क्या कल भी ऐसी ही रैली दिखेगी मार्केट में? देखिए, एक चीज बहुत अच्छी रही आज मार्केट में, वो है कि मार्केट डिसाइसिवली घंटों तक ट्रेड किया है अपने 200 डे में, जो कि 16,690-700 का लेवल्स और उसके ऊपर अच्छा खासा बंद होने में भी सक्षम रहा। तो मुझे सबसे ज्यादा एनकरेजिंग पॉइंट यही लगा। और जिस तरीके से जो ग्लोबल क्यूज नेगेटिविटी थी ग्लोबल क्यूज की, वो धीरे धीरे कम हो रही है, मेटल्स थोड़े नीचे आ रहे हैं, रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक तरफ तो नीचे का जो पैनिक बॉटम है वो तो बना चुका है, जो 15,700-800, और ऊपर का लेवल मुझे लगता है कि 17,100-200 ये एक लेवल है जो कि बहुत अहम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट मुझे लगता है कि कल तेजी करके ही काम करना चाहिए। और जिस तरीके से आज शुगर में और कई अच्छे सेक्टर्स में तेजी आई है, तो मुझे लगता है कि आगे भी IT, फार्मा, इन सब में बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से तेजी में ही बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना मिड कैप, स्मॉल कैप, मुझे ऐसा लगता है कि कल परफॉर्म करेंगे। सर, आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी देख रहे होंगे, जबरदस्त गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 105 के आसपास और WTI क्रूड की कीमत $100 के नीचे। कुछ देखते हैं इसका इम्पैक्ट कल सर? यही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैंने जो बोला कि ग्लोबल क्यूज की जो नेगेटिविटी थी वो कम हो रही है, और जो कमोडिटी प्राइसेस और क्रूड की प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं भी मार्केट से इनवर्सली कोरिलेटेड हो रखी है। जब वो ऊपर जा रहे थे तो मार्केट नीचे आ रहा था, और अब मार्केट जब बेस बना रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इनमें नीचे गिरावट देख के आ रहा है। तो आज सारे मेटल्स हो या जितने भी कमोडिटीज हो वहां पे अच्छी खासी गिरावट है। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट्स के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका और हमारे दर्शकों के लिए कल की तैयारी करवाने का। आगे बढ़ते हैं। LIC के IPO का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब LIC का IPO अप्रैल या मई में आएगा। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक बता दें आपको कि क्या वाकई में LIC का IPO टलेगा। जी हां, खबरें यही हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब अप्रैल मई तक LIC का IPO आने की उम्मीद है। दरअसल जो वैश्विक राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, जो मौजूदा DRHP के साथ जो है दाखिल करने के जो तमाम जो औपचारिकताएं थी उसके कयास लगाए जा रहे थे कि अब वाकई में मार्च से पहले आएगा। तो अब रूस यूक्रेन युद्ध से जो वेट एंड वॉच की स्थिति बनी है, उसके बाद ये देखकर लग रहा है कि अब शायद अप्रैल मई तक टाला जा सकता है LIC IPO की लॉन्चिंग को। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए क्यों टलेगा LIC का IPO? हाँ, देखिए, देश का जो सबसे बड़ा IPO है LIC का IPO, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि मार्च के अंदर ये IPO आ जाएगा। इस वित्त वर्ष के अंदर ये IPO प्लान था, क्योंकि सरकार का जो विनिवेश का लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए मार्च की इसकी टाइमलाइन थी। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में जो परिस्थिति बदली है, बाजार के अंदर उतार चढ़ाव रहा है, इसके अलावा जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है, तो उसके बाद अगर ये जो IPO है वो इस मौजूदा वित्त वर्ष में नहीं आएगा और जो DRHP फाइल किया गया था उसकी जो वैलिडिटी है बिना किसी बदलाव के वो 12 मई तक है। यानी 12 मई से पहले IPO आता है, लिस्टिंग होती है, तो जो DRHP फाइल हुआ है उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
तो ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते या फिर मई के पहले हफ्ते में आईपीओ आ सकता है, क्योंकि 12 मई तक का वो वक्त है जहां पर फिर दोबारा से डीआरएसपी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 12 मई का टाइम जाता है तो उसके बाद फिर पूरी जो प्रक्रिया है वो वापस करनी पड़ेगी, जिसमें एम्बेडेड वैल्यू का कैलकुलेशन करना, डीआरएसपी फाइल करना। तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल या मई के अंदर ये आईपीओ आ सकता है। आईपीओ को लेकर जो तैयारियां है वो लगभग जोर शोर से चल रही थी। डीआरएसपी फाइल होने के बाद जो रोड शोज होते हैं वो भी पूरे कर दिए गए, लेकिन जो रूस और यूक्रेन का जो संकट आया और इसमें बाजार में उतार चढ़ाव हुआ और एलआईसी के आईपीओ में जो कैबिनेट ने एक और मंजूरी दी है, 20% एफडीआई की मंजूरी दी है, तो जो विदेशी निवेशक है वो मौजूदा स्थिति में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें एलआईसी का आईपीओ नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक पेटीएम पर डेटा लीक करने का गंभीर आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक पेटीएम ने चीन की कंपनियों को डेटा लीक किया है। आरबीआई की जांच में डेटा लीक होने का सबूत मिला है। खबरों के मुताबिक डेटा लीक मामले में भारत सरकार पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने इस खबर का खंडन किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि चीनी कंपनियों को डेटा लीक होने का दावा करने वाली ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट झूठी और सनसनीखेज है। हम डेटा ट्रांसफर पर आरबीआई के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। बैंक ने दावा किया है कि बैंक का सारा डेटा देश के भीतर ही रहता है। फरवरी में महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर आई है। महंगाई दर 6.01% से बढ़कर 6.07% तक पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर का यह आंकड़ा 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ने महंगाई दर को लेकर आंकड़ा जारी किया है। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों का महंगाई दर जो फरवरी महीने में 6.12% से बढ़कर 6.38% पर पहुंच गया। हालांकि शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई में कमी आई है और यह आंकड़ा 5.91% से घटकर 5.75% पर आ गया है। ओमेक्स बिल्डर के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। देश भर में करीब 45 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है, जिसमें नोएडा, दिल्ली, हरियाणा का दफ्तर भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर में ओमेक्स बिल्डर के करीब 27 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स की चंडीगढ़ यूनिट कर रही है। नोएडा और लखनऊ में भी बिल्डर के ठिकानों पर छापे मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। दरअसल ओमेक्स बिल्डर पर अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन और कैश में लेन देन करने का आरोप है। फिलहाल ओमेक्स बिल्डर के कर्मचारियों से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने रैश ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए नया तरीका इजाद किया है। दरअसल फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स कंपनियां फास्ट डिलीवरी के लिए अपने डिलीवरी बॉय पर दबाव बनाती हैं, जिसके चलते अक्सर ट्रैफिक नियम तोड़े जाते हैं। इस वजह से हादसे भी होते हैं। अब मुंबई पुलिस ने तय किया है कि अगर कोई डिलीवरी बॉय ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसके साथ ही कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। मुंबई पुलिस ने 30 डिलीवरी कंपनियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया है। दरअसल मुंबई पुलिस को लगातार डिलीवरी बॉय और कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। यूपी में प्रचंड जीत के बाद और शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। योगी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके अलावा योगी ने आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मीटिंग की। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी बैठक की। सूत्रों का कहना है कि यूपी में होली के बाद बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी ने मणिपुर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू को पर्यवेक्षक बनाकर भेजने का फैसला किया है। गोवा के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और एल मुरुगन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। और इस बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय बरकरार है, लेकिन अब जैसे जैसे सरकार गठन की कवायद तेज हो रही है, सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। खबर है कि उत्तराखंड में 19 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी और 20 मार्च को शपथ ग्रहण की संभावना है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर धामी की हार के बाद उन्हें फिर से वहां का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मांग भी तेजी से उठ रही है, लेकिन उत्तराखंड में सीएम की रेस में कई और दिग्गज भी शामिल हैं और उन नामों की चर्चा भी तेज हो चली है। इस बीच बीजेपी ने
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो ये तय करेंगे कि विधायक दल का नेता आखिर कौन होगा। तो इस पर फिलहाल स्थिति साफ होली के बाद ही हो पाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने करिश्माई प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर कब्जा जमाया। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भगवंत मान ने आज दिल्ली में लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा भी दे दिया। आपको बता दें कि मान संगरूर लोकसभा सीट से 2 बार चुनकर संसद पहुंचे हैं। भगवंत मान धुरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दलबीर सिंह गोल्डी को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीते हैं। भगवंत मान 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह नगर जिले के भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने को तैयार हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में बीजेपी सांसदों ने मोदी मोदी के जोरदार नारे लगाए। 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष को 4 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव हारना कोई कांग्रेस से सीखे। चुनाव हारे कैसे जाते हैं ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, विकास, गरीब कल्याण, कहीं ना कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला। और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी नेता हाथ में पत्थर लेकर शराब की दुकान में घुसती हैं और पत्थर मारकर शराब की बोतलों को तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। उमा भारती ने खुद वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। उमा ने ट्वीट में लिखा है कि भोपाल के बरखेड़ा, पठानी, आजाद नगर, BHEL में मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानों की लाइन लगी हुई है। ये दुकानें लोगों को शराब परोसती हैं। पास में मंदिर है, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराबी अश्लील हरकतें करती हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गर्मी अपना रिकॉर्ड बना रही है। बीते 10 दिन में इस सीजन का सबसे अधिक 39 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिल्ली में भी सर्दी के बाद गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया। यहाँ 33 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं गुजरात में भी पारा 41 के पार जा चुका है। मध्य प्रदेश में तापमान 36 डिग्री के पार। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज से निकलने वाले रेडिएशंस भी बढ़ गए हैं, जिससे धरती तप रही है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। भारत ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में 238 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का सुपड़ा साफ कर दिया। मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की टीम 208 रनों पर ढेर हो गई। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। ऋषभ पंत ने भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया। तो वहीं दूसरे टेस्ट में श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से भारत की ओर से बल्लेबाजी में अपना दम दिखाया। श्रीलंका ने दूसरी पारी में करुणारत्ने की बदौलत जो शानदार 107 रन बनाए, उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश की, लेकिन भारत के लिए रविचंद्र अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। इसी के साथ ये था आज का इंडिया 360। कोई राय हो, कोई खबर हो जो हम तक पहुंचाना चाहें तो जरूर हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।